सफर की हमसफर। प्रिया को भरोसा था अपने पर। वह जानती थी कि सफर के दौरान आप सामने वाले को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब हम इतने घंटे साथ बिताएंगे तो हर तरह की बातें होंगी। दिल्ली के प्रेमी युगलों के लिए सबसे मुफीद और लोकप्रिय जगह यानी लोधी गार्डन में स्वरूप और प्रिया हमेशा की तरह कुछ प्यार भरे पल गुजारने आए थे। रविवार की सुबह थी। पार्क में हेल्थ कॉन्शियस लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे। कोई भाग रहा था तो कोई ब्रिस्क वॉक कर रहा था। कुछ लोग तरह तरह के व्यायाम करने में व्यस्त थे तो कुछ दूसरों को देखने में। झील के सामने पड़ी लोहे की बेंच पर बैठे प्रिया और स्वरूप एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रिया की बड़ी बड़ी शरारत भरी निगाहें स्वरूप पर टिकी थी। वो उसे अपलक निहारे जा रही थी। स्वरूप ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, प्रिया, आज तो तुम्हारे इरादे बड़े खतरनाक लग रहे हैं। वो हंस पड़ी, बिल्कुल जानेमन। इरादा यह है कि तुम्हें अब हमेशा के लिए मेरा हाथ थामना होगा। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम ही मेरे होठों की हंसी हो। भला हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे। और फिर प्रिया गंभीर हो गई। स्वरूप ने बेबस स्वर में कहा, अब मैं क्या कहूँ। तुम तो जानती ही हो मेरी माँ को। उन्हें तो वैसे ही कोई लड़की पसंद नहीं आती, उस पर हमारी जाति भी अलग है। यदि उनके राजपूती खून वाले इकलौते बेटे को सुनार की गरीब बेटी से इश्क हो गया है तो अब तुम या मैं क्या कर सकते हैं। उनको मुझे अपनी बहू स्वीकार करना ही पड़ेगा। पिछले 3 साल से कह रही हूँ, एक बार बात करके तो देखो। एक बार कहा था तो उन्होंने सिरे से नकार दिया था। तुम तो जानती ही हो कि माँ के सिवा मेरा कोई है भी नहीं। कितनी मुश्किलों से पाला है उन्होंने मुझे। बस एक बार वे तुम्हें पसंद कर ले फिर कोई बाधा नहीं। तुम उनसे मिलने गई और उन्होंने नापसंद कर दिया तो फिर तुम तो मुझसे मिलना भी बंद कर दोगी। इसी डर से तुम्हें उनसे मिलवाने नहीं ले जाता। बस यही सोचता रहता हूँ कि उन्हें कैसे पटाऊं। देखो, अब मैं तुमसे तो मिलना बंद नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारी माँ को पटाना ही अंतिम रास्ता है। पर मेरी माँ को पटाना ऐसी चुनौती है जैसे रेगिस्तान में पानी खोजना। ओके, तो मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूँ। वैसे भी मुझे चुनौतियों से खेलना बहुत पसंद है। बड़ी अदा के साथ अपने घुंघराले बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए प्रिया ने कहा और उठ खड़ी हुई। मगर तुम ये सब करोगी कैसे? स्वरूप ने उठते हुए पूछा। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ इसी वीक मुंबई जाने वाली है ना किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए? तुमने कहा था उस दिन। हाँ, वो अगले मंगल को निकल रही हैं। आजकल में रिजर्वेशन भी कराना है मुझे। तो ऐसा करो, एक के बजाय 2 टिकट करा लो। इस सफर में मैं उनकी हमसफर बनूंगी। पर उन्हें बताना नहीं, आंखें मिचाते हुए प्रिया ने कहा तो स्वरूप की प्रश्नवाचक निगाहें उस पर टिक गईं। प्रिया को भरोसा था अपने पर। वह जानती थी कि सफर के दौरान आप सामने वाले को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब हम इतने घंटे साथ बिताएंगे तो हर तरह की बातें होंगी। उन्हें एक दूसरे को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा। उनमें दोस्ती हो सकेगी। कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तय हो जाएगा कि वह स्वरूप की बहू बन सकती है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि यह उसकी आखिरी परीक्षा है। स्वरूप ने मुस्कुराते हुए सर हिला तो दिया था पर उसे भरोसा नहीं था। उसे प्रिया का आइडिया बहुत पसंद आया था पर वो माँ के जिद्दी धार्मिक व्यवहार को जानता था। फिर भी उसने हाँ कर दिया। उसी दिन शाम में उसने मुंबई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12,952 केएस बड़ी ही 2 टियर श्रेणी में 2 टिकट, एक लोअर और दूसरा अपर बर्थ रिजर्व कर दिया। जानबूझकर माँ को अपर बर्थ दिलाई और प्रिया को लोअर। जिस दिन प्रिया को मुंबई के लिए निकलना था उससे 2 दिन पहले से वह अपनी तैयारी में लगी थी। यह उसकी जिंदगी का बहुत अहम सफर था। उसकी खुशियों की चाबी यानी स्वरूप का मिलना या न मिलना इसी पर टिका था। प्रिया ने वह सारी चीजें रख ली जिनके जरिए उसे स्वरूप की मां पर इम्प्रेशन जमाने का मौका मिल सकता था। ट्रेन शाम 4:35 पर नई दिल्ली स्टेशन से छूटनी थी। अगले दिन सुबह 8:35 ट्रेन का मुंबई अराइवल था। कुल 1385 किलोमीटर की दूरी और 16 घंटों का सफर था। इन 16 घंटों में उसे स्वरूप की मां को जानना था और अपना पूरा परिचय देना था।
वो समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गई और बहुत बेसब्री से स्वरूप और उसकी माँ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उसे स्वरूप आता दिखा, साथ में माँ भी थी। दोनों ने दूर से ही एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा। ट्रेन के आते ही प्रिया सामान लेकर अपने बर्थ की तरफ बढ़ गई। सही समय पर ट्रेन चल पड़ी। आरंभिक बातचीत के साथ ही प्रिया ने अपनी लोअर बर्थ माँ को ऑफर कर दी। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें घुटनों में दर्द रहने लगा था। वैसे भी बार बार ऊपर चढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। उनकी नजरों में प्रिया के प्रति स्नेह के भाव झलक उठे। प्रिया एक नजर में उन्हें काफी शालीन लगी थी। दोनों बैठकर दुनिया जहान की बातें करने लगे। मौका देखकर प्रिया ने उन्हें अपने बारे में सारी बेसिक जानकारी दे दी कि कैसे वह दिल्ली में रहकर जॉब कर रही है और इस तरह अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रही है। दोनों ने साथ ही खाना खाया। प्रिया का खाना चखते हुए माँ ने पूछा, किसने बनाया, तुमने या कामवाली रखी है? कामवाली तो है आंटी, पर खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अपने हाथों से बनाए खाने की बात ही अलग होती है। इसमें सेहत और स्वाद के साथ प्यार जो मिला होता है। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुरा उठी। तुम्हारी माँ ने तो बहुत अच्छी बातें सिखाई है। जरा बताओ और क्या सिखाया है उन्होंने? कभी किसी का दिल न दुखाओ, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। आगे बढ़ने के लिए दूसरे की मदद पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और परिश्रम पर विश्वास करो। प्यार से सबका दिल जीतो। उद्धरण चिन्ह। प्रिया कहे जा रही थी और माँ गौर से उसे सुन रही थी। उन्हें प्रिया की बातें बहुत पसंद आ रही थी। इसी बीच माँ बाथरूम के लिए उठी कि अचानक झटका लगने से डगमगा गई और किनारे रखे ब्रीफकेस के कोने से पैर में चोट लग गई। चोट ज्यादा नहीं थी मगर खून निकल आया। उसने माँ को बैठाया और अपने बैग में रखे फर्स्ट एड बॉक्स को खोलने लगी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम हमेशा ये डब्बा लेकर निकलती हो? हाँ आंटी, चोट मुझे लगे या दूसरों को मुझे अच्छा नहीं लगता। तुरंत मरहम लगा दूं तो दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे भी जिंदगी में हमेशा किसी भी तरह की परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हुए प्रिया ने तुरंत चोट वाली जगह पर मरहम लगा दिया और इस बहाने उसने माँ के पैर भी छू लिए। माँ ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और पूछने लगी, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम्हारी माँ हाउसवाइफ है या जॉब करती हैं? प्रिया ने बिना किसी लागलपेट के साफ स्वर में जवाब दिया, मेरे पापा सुनार हैं और वे ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ हैं। हम 2 भाई बहन हैं। छोटा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और मैं यहाँ एक एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ। मेरी सैलरी अभी 80,000 प्रति महीने है और उम्मीद करती हूँ कि कुछ सालों में अच्छा मुकाम हासिल कर लूंगी। बहुत खूब, माँ के मुंह से निकला। उनकी प्रशंसा भरी नजरें प्रिया पर टिकी हुई थी। बेटा और क्या शौक है तुम्हारे? मेरी मम्मी बहुत अच्छी डांसर है। उन्होंने मुझे भी इस कला में निपुण कराया है। डांस के अलावा मुझे कविताएं लिखने और फोटोग्राफी करने का भी शौक है। तरह तरह के डिशेज तैयार करना और सबको खिलाकर वाहवाही लूटना भी बहुत पसंद है। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ रही थी और इधर प्रिया और माँ की बातें भी बिना किसी रुकावट चली जा रही थी। कोटा और रतलाम स्टेशनों के बीच जबकि ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल रही थी, अचानक एक झटके से रुक गई। दूर दूर तक जंगली सूना इलाका था। आसपास न तो कोई आवागमन के साधन थे और न खाने पीने की चीजें थी। ट्रेन करीब 8-9 घंटे वहीं खड़ी रहनी थी। दरअसल पटरी में क्रैक की वजह से ट्रेन के आगे वाला डब्बा उलट गया था। यात्री घायल तो नहीं हुए मगर अफरा तफरी जरूर मच गई थी। क्रेन आने और पलटे हुए डब्बे को हटाने में काफी समय लगना था। इधर प्रिया खुश हो रही थी कि इसी बहाने उसे माँ के साथ बिताने को ज्यादा वक्त मिल जाएगा। एक्सीडेंट 11 बजे रात में हुआ था और अब सुबह हो चुकी थी। यह इलाका ऐसा था कि दूर दूर तक चाय पानी या कचौड़ी पकौड़ी बेचने वाला तक नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन के पेंट्री कार में भी अब खाने की चीजें खत्म हो चुकी थी। 12 बज चुके थे। माँ सोच रही थी कि चाय का इंतजाम हो जाता तो चैन आता। तब तक प्रिया पेंट्री कार से गर्म पानी ले आई। अपने पास रखी टी बैग
चीनी और मिल्क पाउडर से उसने फटाफट गर्म चाय तैयार की और फिर टिफिन बॉक्स निकालकर उसमें से दाल की कचौड़ी और मठरी आदि कागज के प्लेट में रखकर नाश्ता सजा दिया। टिफिन बॉक्स निकालते समय माँ ने गौर किया था कि प्रिया के बैग में डियो के अलावा भी कोई स्प्रे है। यह क्या है प्रिया? माँ ने उत्सुकता से पूछा तो प्रिया बोली, आंटी यह पेपर स्प्रे है ताकि किसी बदमाश से सामना हो जाए तो उसके गलत इरादों को कभी सफल न होने दूं। सिर्फ यही नहीं, अपने बचाव के लिए मैं हमेशा एक चाकू भी रखती हूँ। मैं खुद कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ, इसलिए खुद की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती हूँ। बहुत अच्छे। माँ की खुशी चेहरे पर झलक रही थी। अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम अपनी सैलरी का क्या करती हो? खुद तुम्हारे खर्चे भी काफी होंगे, आखिर अकेली रहती हो मेट्रो सिटी में और फिर ऑफिस में प्रेजेंटेबल दिखना भी जरूरी होता है। आधी सैलरी तो उसी में चली जाती होगी। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी सैलरी के 4 हिस्से करती हूँ। 2 हिस्से यानी 40,000 भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पापा को देती हूँ। 1 हिस्सा खुद पर खर्च करती हूँ और बाकी के 1 हिस्से से फ्लैट का किराया देने के साथ कुछ पैसे सोशल वर्क में लगाती हूँ। सोशल वर्क? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ आंटी, जो भी मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करती हूँ। कोई नहीं आया तो खुद ही गरीबों के लिए कपड़े, खाना वगैरह खरीद कर उन्हें बांट देती हूँ। तब तक ट्रेन वापस से चल पड़ी। दोनों की बातें भी चल रही थी। माँ ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मेरा भी एक बेटा है स्वरूप, वो भी दिल्ली में जॉब करता है। स्वरूप का नाम सुनते ही प्रिया की आंखों में स्वाभाविक सी चमक उभर आई। अचानक माँ ने प्रिया की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ बेटे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? सच सच बताना। प्रिया ने 2 पल माँ की आंखों में झांका और फिर नजरें झुकाकर बोली, जी है। ओह, माँ थोड़ी गंभीर हो गई। बहुत प्यार करती हो उससे? शादी करने वाले हो तुम दोनों? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इस तरह की बातों का हाँ में जवाब देने का अर्थ है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। फिर भी जवाब तो देना ही था। सो वो हंसकर बोली, आंटी शादी करना तो चाहते हैं मगर क्या पता आगे क्या लिखा है। वैसे आप अपने बेटे के लिए कैसी लड़की ढूंढ रही हैं? ईमानदार, बुद्धिमान और दिल से खूबसूरत, माँ ने जवाब दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ पल देखती रहीं, फिर प्रिया ने पलकें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ से क्या कहे और कैसे कहे। दोनों ने ही इस मसले पर फिर बात नहीं की। प्रिया के दिमाग में बड़ी उधेड़-बुन चलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने उसे पसंद किया या नहीं। उसने स्वरूप को वे सारी बातें मैसेज करके बताईं। माँ भी खामोश बैठी रही। प्रिया कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। माँ की आवाज लगाने पर वो हड़बड़ाकर उठी तो देखा मुंबई आ चुका था और अब उसे माँ से विदा लेनी थी। स्टेशन पर उतरकर वो खुद ही बढ़कर माँ के गले लग गई। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह चाहती थी कि माँ कुछ कहें, पर ऐसा नहीं हुआ। माँ से विदा लेकर वह अपने रास्ते निकल आई। अगले दिन ही फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली लौट आए। फिर वह स्वरूप से मिली और सारी बातें विस्तार से बताईं। बॉयफ्रेंड वाली बात भी। स्वरूप भी कुछ समझ नहीं सका कि माँ को प्रिया कैसी लगी। माँ 2 दिन बाद लौटने वाली थी। दोनों ने 2 दिन बड़ी उलझन में गुजारा। उनकी जिंदगी का फैसला जो होना था, नियत समय पर माँ वापस लौटी। स्वरूप बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे पूछे। वह चाहता था कि माँ खुद ही उससे प्रिया की बात छेड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन और बीत गया। अब तो स्वरूप की हालत खराब होने लगी। अंततः उसने खुद ही माँ से पूछ लिया, माँ आपका सफर कैसा रहा? सह यात्री कैसे थे? सब अच्छा था, माँ ने छोटा सा जवाब दिया। स्वरूप और भी ज्यादा बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे माँ से। उससे रहा नहीं गया तो उसने सीधा पूछ लिया, और वह जो लड़की थी जाते समय साथ में, उसने आपका ख्याल तो रखा? क्यों पूछ रहे हो? जानते हो क्या उसे? माँ ने प्रश्नवाचक नजरें उस पर टिका दी। स्वरूप घबरा गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जी ऐसा कुछ नहीं।
मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके, सब अच्छा रहा, अच्छी थी लड़की। माँ फिर छोटा सा जवाब देकर बाहर निकलने लगी, लेकिन फिर ठहर गई और बोली, हाँ एक बात बता दूं कि मेरे साथ जो लड़की थी न, उसकी कई बातों ने मुझे अचरज में डाल दिया। जानते हो मेरे दाहिने पैर में चोट लगी तो उसने क्या किया? क्या किया माँ? अनजान बनते हुए स्वरूप ने पूछा। मेरे दाहिने पैर में मलहम लगाने के बहाने उसने मेरे दोनों पैरों को छू लिया। फिर जब मैंने उससे यह पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो 2 पल के लिए उसके दिमाग में एक जंग सा छिड़ गया। लग रहा था जैसे वह सोच रही हो कि अब मुझे क्या जवाब दे। एक बात और जानते हो, तेरा नाम लेते ही उसकी नजरों में अजीब सी चमक आई और पलकें झुक गई। मैं समझ नहीं सकी कि ऐसा क्यों है। माँ की बातें सुनकर स्वरूप के चेहरे पर घबराहट की रेखाएं खींच गईं। वो एकटक माँ की तरफ देखे जा रहा था जैसे माँ उसके एग्जाम का रिजल्ट सुनाने वाली हैं। माँ ने फिर कहा, एक बात और बताऊं स्वरूप, जब वह सो रही थी तो उसकी मोबाइल स्क्रीन पर मुझे तुम्हारे कई सारे व्हाट्सएप मैसेज आते दिखे, क्योंकि उसने तुम्हारे मैसेज पॉपअप मोड में रखा था। मैसेज कुछ इस तरह के थे, डोंट वरी प्रिया, माँ के साथ तुम्हारा ये सफर हम दोनों की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ बस एक बार तुम्हें पसंद कर ले, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कहते कहते माँ थोड़ी गंभीर हो गईं। स्वरूप की आंखों में बेचैनी साफ झलकने लगी। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। उसने माँ के कंधे पकड़कर कहा तो वह झटके से अलग होती हुई बोली, देखो स्वरूप, एक बात अच्छी तरह समझ लो। क्या मॉम? डरा सहमा सा स्वरूप खड़ा रहा। यही कि तुम्हारी पसंद। कहते कहते माँ ठहर गईं। स्वरूप को लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक जाएंगी। तभी माँ खिलखिला कर हंस पड़ी, जरा अपनी सूरत तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम में फेल होने के बाद चेहरा बन गया हो तुम्हारा। मैं तो कह रही थी कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी बहू के रूप में, सर्वगुण संपन्न। रियली आई लाइक योर चॉइस। माँ के शब्द सुनकर स्वरूप अपनी खुशी रोक नहीं पाया और माँ के गले से लग गया। आई लव यू ममा। माँ प्यार से बेटे का कंधा थपथपाने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।